एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, ये जब बच्चा नहीं होता जी, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, बहुत ज़्यादा लोग साल भी इंतज़ार करते हैं, साल के बाद कहते हैं जी आप टेस्ट कराएं, ये डॉक्टर से रिजू हुआ, वो फीमेल्स का एनालिसिस होगा, मेल का एनालिसिस होगा, तो मेल का जब एनालिसिस होगा, फीमेल का भी हम आगे जाते हैं, अभी मेल का करें, तो मेल का तो क्या होगा, एलिगोस्पर्मिया आएगा, एलिगोएस्थीनियोस्पर्मिया आ जाएगा और एजोस्पर्मिया आ जाता है। एजोस्पर्मिया थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसका तो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, बहुत सारे केसेस हमारे पास ज़िंदगी में ठीक भी हुए हैं, लेकिन अभी भी मैं उस पर बहुत काम कर रहा हूँ। लेकिन ओलिगो या एस्थीनियो ये ठीक हो जाते हैं, ये तो तकरीबन आपका 99.9% लोग ठीक हो जाते हैं। और इसमें हम कसरत से ओलिगो में और एजो में दोनों में हम स्टार्ट जो है वो एक्सरे से लेते हैं। एक्सरे बेसिकली जेनेटिक्स जो कोफ्त है या जेनेटिक जो ऑब्स्ट्रक्शन है, एक्सरे जाके डीएनए को स्टिमुलेट कर देता है। और अगर आप उसका और कोई कॉजेटिव फैक्टर कोई फैमिली के अंदर देखें, आप अगर गौर से देखें जो इस वक्त हमारे पास इंसानों की रेस है, शक्ल है, जो नस्ल है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा साइकोसिस मिलेगा, बहुत ज़्यादा साइकोसिस मिलेगा। आप जिस मरीज, एक नहीं दूसरा, जिसको भी देखें उसके नेक पे, उसके कहीं ना कहीं आपको वार्स नजर आएगा। ये असरे हाजिर के आप डॉक्टर हैं और ये आपकी नजर ही नहीं है इस पे, चाहे जोड़ों का दर्द है, चाहे इम्पोटेंसी है, चाहे इनफर्टिलिटी है, चाहे कैंसर है, चाहे ट्यूमर है, चाहे कुछ भी है, आप कॉजेटिव फैक्टर जो मियाज़मेटिक कॉजेटिव फैक्टर है आप उसको कंसीडर ही नहीं कर रहे, आप उसको अहमियत ही नहीं दे रहे। तो ये जो कोफ्त है, ये जो स्पर्म का ना बनना है, ये स्पर्म का डिफेक्टिव हो जाना है, इसके पीछे सारे इन्फेक्शंस हैं। और इन इन्फेक्शन को मैं उस दिन भी एक बंदे का मैंने एनालिसिस किया, उसके अंदर उसको अंदर एसटीडी भी मौजूद थी, उसके अंदर इकोलाई भी मौजूद थी, उसके अंदर गोनोरिया भी है, उसके अंदर सिफिलिस भी पाया जाता है, और वो ओलिगोएजोस्पर्मिया का शिकार है। अब देखें ना, 3-3, 4-4 कॉजेट आ रहे हैं उसमें के अंदर। तो अगर हम इसको एड्रेस नहीं करेंगे, और ये अब एड्रेस करना ज़रूरी है। आपके पेज जो ठीक हो रहे हैं उसकी वजह यही ठीक हो रहे हैं। ठीक है, आपके पास सोरक मेडिसिन है, आपके पास बड़ी वसी फील्ड है, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हैं, आपके पास कॉजेटिव फैक्टर के मेडिसिन मौजूद हैं, आपके पास बैक्टीरियल मियाज़मेटिक मेडिसिन आपके पास मौजूद है। तो आपके पास तो मेडिसिन की बड़ी तादाद है, आपके पास पॉइजन की एक बड़ी रेंज है मेडिसिन की। तो होम्योपैथ जो है, अगर वो आंखें कान खोल के और उसके पास अगर तालीम हो, एजुकेशन हो, तो दुनिया में ये इस वक्त इससे बेहतर साइंस ही कोई नहीं है। लेकिन हमारी कमबख्ती ये है कि हम अभी तक इस चीज़ को नहीं समझ रहे, और अगर जो समझ रहा होता है उसके ऊपर हम पत्थर बड़े फेंक रहे हैं, उसके रास्ते में हम रुकावटें, क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं है। हमें जिस हद तक समझ है हम उससे आगे दूसरे को जाना देख नहीं सकते। इसीलिए मैंने कहा है कि आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी को समझें, आप पैथोलॉजी को समझें, आप बैक्टीरियोलॉजी को, आप वायरोलॉजी को, आप फंगल, पैरासाइट, इन कॉजेटिव फैक्टर को समझें, और फिर अपनी पूरी मेडिसिन की जो लाइन है आपकी, पॉइजन की हैं, नोसोड्स हैं, सार्कोड्स हैं, मियाज़मेटिक मेडिसिन है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, इनको भी आप समझें। नेक्स्ट चलते हैं। और ये अप्रोच आप यहाँ जब लेंगे, आपके पास देखें बहुत सारी केसेस जो है, बेसिलियम टेस्टिस का मैंने यहाँ जिक्र किया, यहाँ मैंने जो ट्यूबरक्लोसिस, टेस्टिकल ट्यूबरक्लोसिस जो है वो ओलिगोस्पर्मिया पैदा करेगी, वो एजोस्पर्मिया पैदा करेगी। तो उसमें आपकी फास्फोरस दवाई है, उसकी आपकी बेसिलियम टेस्टिस दवाई है, उसकी आप एक्सरे दवाई है। तो ये इन दवाइयों का आप इस्तेमाल करेंगे